तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अशोक सम्राट अशोक महान थे कैसे, या सम्राट अशोक के महानता के क्या कारण हैं? आखिर जितने राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान शासक थे, बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया, अन्य कालखंड में भी बहुत सारे राजाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन सम्राट अशोक को महान शासक कहा जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। अब सवाल है कि अगर आप कहोगे साम्राज्य विस्तार, तो जितने राजा सबने साम्राज्य विस्तार किया। थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं कि सम्राट अशोक की जिंदगी क्या है, जीवनी क्या है। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बनते हैं, उनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। उनके पुत्र बिंदुसार का अल्पकाल का टर्म भी रहा है, उसको पढ़ चुके हैं। बिंदुसार की बहुत सारी पत्नियां, तो चंद्रगुप्त के पिता बिंदुसार थे ये तो तय है, सॉरी माफ कीजिएगा, अशोक के पिता बिंदुसार थे ये तो तय है, लेकिन अशोक की माता कौन थी इसके बारे में अभी भी अलग अलग विचार है। कुछ इतिहासकारों ने यह बताया है कि उनकी माता का नाम जनपद कल्याणी। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? जनपद कल्याणी था। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे अलग सुभद्रगी या चंपा भी कहे, यानी कि इनकी माता सुभद्रगा थी, चंपी थी या जनपद कल्याणी थी, इसमें कंफ्यूजन है। पिता इनके बिंदुसार थे तो तय। जब ये 18 साल की उम्र के थे तो इनको बना के भेजा जाता है अवंती राष्ट्र का प्रमुख। अवंती राष्ट्र कहां था? उज्जैन। तो उज्जैन का प्रमुख बना के इनको भेजा जाता है अशोक। कितने वर्ष उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। और उज्जैनी जो था ये अवंती का राजधानी, अवंती राष्ट्र जो था, अवंती राज्य जो था, उसका राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। और इसके बाद बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेज दिया कुमार बनाकर, कुमार मतलब गवर्नर बना। और इसका जो सौतेला भाई था सुसीम, जो सबसे बड़ा था, ठीक है, वो इससे काफी जलता था, लेकिन पिताजी के दुलारे अशोक ही। और इतिहास तो ये भी कहता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व, तो उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, और इसके लिए उसको 4 साल लगे। तो पिता के मृत्यु के 4 सालों बाद सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो उनके पिता की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व। 4 साल बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 4। हाँ, तो 73 में 4 माइनस कीजिए, 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। और उसके ठीक 8 साल बाद या 9 साल बाद, 8 होता है ना, 72 से 69 से 8 माइनस, हाँ, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, लाखों मृत्यु होती है। उसके बाद ये अपने युद्ध नीति को त्याग के धर्म नीति को अपनाया। तो सवाल है कि आखिर अशोक का महानता का क्या कारण है? तो कुछ चीजें हैं जो इन्होंने, जैसे धर्म नीति में इन्होंने क्या कहा? धर्म नीति में इन्होंने बताया, अशोक का धर्म नीति में पहला लाइन है कि अब आसिनवे माने दुष्कर्मों से बचना है आपको। दूसरा है दया, तो करुणा रखना है सबके प्रति। दाने मतलब बिना भेदभाव के सबको दान देना है। सवे तो सत्य का प्रतीक, हर चीज में सत्यता होनी चाहिए। और सोचिए, तो पवित्रता का विचार करना है और पवित्रता का आचरण करना है। ये मुख्यतः धर्म का ये था।
और इसमें था कि हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है, माता पिता का सेवा करना है, वृक्षों की सेवा करना है, ठीक है, वृक्षों की सेवा करना है, मित्र परिचित संबंधियों को से के साथ सम्यक व्यवहार करना है, ब्राह्मण और सम्यकों के प्रति उदारता रखना है, सम्यक रखना है। एक्चुअली सम्राट अशोक का यह मानना था कि जो उनकी धर्म नीति थी यह ब्राह्मण नीति। लोग हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म जो होता है वो ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, और सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन उनका कहना था कि मेरा जो धर्म नीति है ब्राह्मण नीति है। तो मुख्य बिंदु आते हैं कि सबसे पहले क्या है कि उसके महान होने का कारण था राजत्व का आदर्श। तो राजत्व का आदर्श मतलब एक राजा का जो काम होना चाहिए, एक राजा का जो कर्तव्य होना चाहिए, वो सम्राट अशोक ने सबसे बढ़िया से निभाया। यानी कि राजधर्म जो है ये सम्राट अशोक से बेहतर कोई नहीं निभा सकता है, और इसने अपने आदर्शों को मूलतः निभाया। तो इसके महानता का पहला कारण क्या है? राजत्व जिसको बोलते हैं। तो सम्राट अशोक का कहना था कि उसका सर्वोच्च कर्तव्य जनता का हित है, जनता का जो हित है वही एक राजा का कर्तव्य होता है। तो ये उसको महान बनाता है। दूसरा बिंदु क्या है? युद्ध नीति का परित्याग, है ना। तो जब वो कलिंग का युद्ध दिखता है और जब वो रक्तपात दिखता है तो उसको पश्चाताप होता है, और अपने सभी पड़ोसी राज्यों को कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम पे मैं हमला नहीं। तो कहने का मतलब है कि साम्राज्य का विस्तार बहुत लोग किए, विनाश का कारण बहुत लोग बने, एकमात्र सम्राट अशोक ही था जिसने पद पे रहते हुए युद्ध नीति का त्याग किया। दूसरा कारण भी क्लियर हो गया। तीसरा कारण है प्राणी मात्र के लिए कल्याण। तो उसने एक ऐसा धर्म नीति लाया जिसमें सिर्फ मानव नहीं, कोई भी जीव जंतु है तो उसका कल्याण करना उद्देश्य है। किसी प्राणी है, कोई भी जीव है तो उसका कल्याण, ठीक है। तीसरा है कि वो योग्य प्रशासक था। चौथा, माफ कीजिएगा, चौथा है कि वो एक अच्छा प्रशासक था, योग्य प्रशासक था। तो उसने प्रशासन में पितृ भावना का समावेश किया, पिता का जो भावना का कदर किया, जो बिंदुसार का जो सपना था उसको पूरा किया। फिर जो निरंकुश राजतांत्रिक प्रणाली था उसको, उस पर अंकुश लगाया, उसने अपना शासन प्रणाली एक सेटअप बनाया। और उसके बाद है योग्य सेनापति। तो एक बहुत बढ़िया ही सेनापति था, क्योंकि सम्राट विस्तार उसने किया ही था। धर्म नीति के बाद, सॉरी, कलिंग के बाद धर्म नीति अपनाया, सम्राट विस्तार उसने किया था। तो एक योग्य सेनापति था। और लेकिन योग्य सेनापति उसको इसलिए माना गया, सेनापति माना गया, युद्ध विजय के से अच्छा उसने शांति विजय को माना। एक सेनापति का मतलब होता है युद्ध, लेकिन सम्राट अशोक ने कहा कि युद्ध विजय से बड़ा विजय शांति विजय, यानी कि धर्म विजय, युद्ध विजय से क्या बोलते हैं, रण विजय से ज्यादा धर्म विजय। रण विजय की जगह पे वो धर्म विजय को बढ़ावा दिया, अपनाए, और वह एक धर्म प्रचारक भी था। तो उसने अंतिम कालखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण भी मैं बताने ही वाला हूँ कैसे उसने प्रचार किया था। तो उसने प्रचार प्रसार भी किया। प्रचार प्रसार में क्या किया है? सबसे पहले क्या है? धर्मलेख। तो धर्मलेख में क्या होगा बताइए, क्या आइडिया? लिखना। तो धर्म लेख में आप अशोक जब धर्म प्रचार करने लगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा या धर्म नीति का प्रचार करने लगा, तो उसने धर्म लेख, तो धर्म लेख में क्या है कि अपने सीमावर्ती प्रदेशों से जितने भी राजा आते थे उसके बॉर्डर एरिया में या उसके बगल वाले एरिया में धर्म से संबंधित लिखे हुए शिलालेख और अभिलेखों को लगवाया, छुटवाया।
तो धर्म लेख समझ में आ गया हो, ताकि जो भी उसको देखता था उसको सीखता था। दूसरा है धर्म यात्रा। तो अशोक के पूर्व राजाओं ने यात्रा नहीं किया, लेकिन अशोक ने बहुत सारे यात्राएं हैं, और इसको धर्म यात्रा कहा गया। उसने खुद धर्म यात्रा शुरू की और खुद प्रवचन करने लगा, यानी कि अलग अलग जाता और वहां पे अपने बातों को उपदेश के द्वारा करता। तीसरा है धर्म प्रदर्शन। तो सामाजिक समारोह का आयोजन किया, बहुत सारे कल्चरल इवेंट बनाए और वहां भी धर्म प्रदर्शन। उसके बाद है धर्म श्रावण। तो बहुत सारे वाद विवाद, डिबेट, संगोष्ठी, सेमिनार करवाया, ताकि धर्म के बारे में लोग सुन सके। श्रावण मतलब सुनना। उसके बाद क्या है धर्म मंगल। तो उसने धर्म मंगल पे जोर दिया। तो धर्म मंगल का अर्थ क्या है? मंगल मतलब जन कल्याण। तो धर्म को जन कल्याण से जोड़ दिया, जनता के कल्याण के लिए काम करने लगा। सिंचाई से लेकर हर चीज की जो व्यवस्था है वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद है धर्मानुशासन। तो धर्म के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन। तो उसने धर्म नीति में अनुशासन को सबसे बड़ा जगह दिया। धर्म महामात्र की नियुक्ति की। प्रचार के लिए धर्म महात्मा का एक मतलब डिपार्टमेंट ही खोल दिया और उसके हिसाब से अलग अलग प्रचार शुरू किया। अहिंसा का प्रचार, ये तो आपको पता है कि उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। एक है बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उसके काल में। और तीसरी बौद्ध संगति के बाद उसने अलग अलग प्रांतों में अलग लोगों को नियुक्त किया। जैसे कश्मीर और लद्दाख के लिए मजिंतक को भेजा, महिषा मंडल के लिए जो मैसूर में है उसके लिए महादेव को भेजा, यवन राज के लिए महारक्षित को भेजा, और अपरांत जो पश्चिम भारत है उसके लिए धर्मरक्षित को भेजा, हिमालय प्रदेश के लिए मध्यम को भेजा, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित भेजा, और वनवासी जिसको उत्तरी कनाडा कहते हैं वहां पर रक्षित भेजा। स्वर्ण भूमि जिसको पिगु नाम से जानते हैं, वहां पे 2 लोगों को सोना उत्तरा को भेजा, और लंका में अपने बेटा और बेटी दोनों को भेजा। बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संग। तो ये आपका सम्राट अशोक का धर्म प्रचार, और ये आपका सम्राट अशोक के महान होने के कारण थे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था कुछ दिन पहले कि बौद्ध धर्म में अष्टांग पथ हैं। अष्टांग पथ कौन कौन से हैं? 8 पथ है। कौन कौन? पहला है सम्यक दृष्टि। अष्टांग मार्ग कर सकते हैं उसको, या अष्टांग पथ कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि पाप पुण्य, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, यानी कि अच्छे और बुरे काम में आपको सम्यक दृष्टि से देखना होगा और उसमें भेद पकड़ना होगा। हम लोग यहाँ पे मान लो जो भी लोग हैं, तो हमको ये जज करना होगा कि कौन सही है कौन गलत, और सही को अपनाना है, गलत को छोड़ना है, क्योंकि आपके सामने दोनों ऑप्शन है। तो एक दृष्टि से देखना है, सम्यक दृष्टि मतलब एक दृष्टि से देखना नहीं, भेद करना कि कौन सही है कौन गलत है, सत्य असत्य के बीच, नित्य अनित्य के बीच, और पाप पुण्य। ये हो गया सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या था? सम्यक संकल्प। तो एक संकल्प लेना है कि आपको अपने अंदर की वासना को, क्रोध को, घृणा को, द्वेष को, बैर को त्यागना है। संकल्प लेना है। कोई भी चीज गलत काम कब होता है? जब आपके अंदर वासना जग जाए, किसी चीज को प्राप्त करने की वासना हो जाए। भाई हमको ऑडी कार पे ही चलना है, अगर ये वासना आ गया फिर पैसे नहीं, तब गलत काम कीजिए। वासना बहुत तरह का होता है, शारीरिक वासना होता है, मानसिक वासना होता है, सुख की वासना होती है, तो इसको आपको त्याग देना है। अगर आपके अंदर ये चीजें चली गई तो आपको लोभ ही नहीं होगा। दुख का कारण क्या है? लोभ है। तो वासना को, क्रोध, गुस्सा को त्याग देना है। देखते हो गुस्सा कहता है तो लोग नहीं मानते हैं। घृणा को त्याग देना है। कोई गरीब आ जाए या कोई गंदा या कोई किसी तरह का जख्मी आ जाए, उससे घृणा नहीं करना। द्वेष, जलन नहीं करना है।
पैर नहीं रखना है। जब जलने की मारी है तो डायलॉग है ही, जलो मत बराबरी को। तो इसको क्या बोलते हैं? सम्यक सम्यक संकल्प। ये आपको संकल्प। तीसरा बताया गया है सम्यक वाक। सम्यक वाक का अर्थ क्या है? कि हमेशा शुभ वचन बोल, किसी के लिए गलत मत बोल। ठीक है। सम्यक यहाँ पे नियंत्रित वचन बोलिए, कल्याणकारी वचन का प्रयोग कीजिए, सबके लिए मीठा बोलिए। आप बोलो तो लगे कि आपके मुंह से हनी गिर रहा है, जलेबी का रस चूर है। एकदम मीठा बोलो। देखो हम तो मिर्चा खाते भी नहीं है, हमेशा मीठा बोलो। उसके बाद है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, कर्मों में प्रवृत्त होना और गलत कार्यों से बचना। उसके बाद है सम्यक आजीव। तो जीविका के लिए शुद्ध आजीविका अपनाना, यानी कि मांसाहार को त्याग देना। मतलब ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि किसी का नुकसान, चोरी चपारी नहीं करना है, शुद्ध जो पालन करना है, जीने का जो तरीका है आजीविका का, उसमें शुद्धता। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। तो आप व्यायाम कीजिए ताकि आपके शरीर में चुस्ती आ जाए और सुस्ती चली जाए, चुस्ती आ जाए, फुर्ती आ जाए और सुस्ती चली जाए। उसके बाद है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति में कहा गया है कि सत्य को हमेशा सदैव याद रखिए, सत्य को सदैव स्मरण रखना है। शरीर, मन, चित्त, संवेदना आदि का सतत स्मरण करते रहना है कि मेरा मन कैसा है, शरीर कैसा है, क्योंकि फाइनली यही आपका है। तो इसको स्मरण करना है और बुरे चीजों को भूल जाना। अगर आपको कोई बुरा बोलता है उसको भूल जाओ, अच्छी बात है बोलता है तो याद, ताकि आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स ना है। मान चलो तुमको गाली दे दिया और तुम्हारा एग्जाम का तैयारी चल रहा है, तो तुम दिन भर से टेंशन होता है, गाली दे दिया उसको मारे कहेंगे, तो सामने 10 गोली का साथ तुम्हारे क्या है, तो तुम्हारा मारो कि नहीं मारो वो तो पता नहीं है, कि तुम्हारा दिन भर का टाइम चला है। तो ये 7वां और 8वां क्या था? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि इसका सबसे महत्वपूर्ण है, और इसने कहा है कि साधक अगर समाधि करता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो कम से कम प्रतिदिन आपको 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, समाधि का प्रयास करना चाहिए। शांति से बैठ जाइए समाधि की मुद्रा में, ठंडा है तो सॉल भी ओढ़ सकते हैं हड़प्पा वाले मूर्ति की तरह, और 1 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कोशिश कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया में शांति बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उस समय बनाया गया था, लेकिन आज इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका ब्रेन रिज्यूम होना चाहिए, रिस्टार्ट होना चाहिए। मोबाइल किसी का हैंग क्यों करता है? मोबाइल का नियम है कि उसको कम से कम 1 घंटा सोने दो, लेकिन किसी का मोबाइल ऑफ होता है रात में भी, कोई ऑफ नहीं करता है। तो कभी कभी जैसे मशीन को शांति की जरूरत है, वैसे हम लोग को भी। तो इसीलिए लोग पहले के लोग पहाड़ पेड़ जंगल में चले जाते, तो पहाड़ पेड़ जंगल बचा लें, अपने बेडरूम में ही 10 मिनट के लिए कर लो, 2 मिनट के लिए कर, जगह हुए करो। सोने के बाद वाला जो निंद्रिया होती है वो नहीं, जगह हुए। सुबह उठते हो तो उठते सबसे पहले उठ के करो। तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं जिसे अष्टांग पद या अष्टांग मार्ग कहते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बता दिए थे ना, कहाँ हुआ था ना? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम क्या था? सुशोधन। और किस वंश के थे?
शाक्य वंश के। शाक्य वंश गणराज्य का प्रमुख थे ना, वो राजा थे। उनकी राजधानी की कहाँ थी शाक्य वंश की? हम्म? कपिल वस्तु। शाक्य वंश एक गणराज्य है, उसकी राजधानी कपिल वस्तु है। देखो बार बार एक क्वेश्चन फिर से कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो कहानी ये है कि उनकी माता का नाम महामाया था, और उनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज्य की थी, और पिता जो थे वो शाक गणराज्य के। तो शाक गणराज्य की राजधानी थी कपिल वस्तु। और जब महामाया अपने पितृगृह देवदा जा रही थी, पितृ की मतलब अपने मायके जा रहे थे, उनकी माँ जो महामाया है वो जब मायके जा रही थी, तो मार्ग में ही, रास्ते में ही कपिल वस्तु से 14 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में इनका जन्म। ये रहते थे इनके पिताजी, ये जिनका राजा जहाँ के थे उसका नाम था कपिल वस्तु। इनकी माँ जा रही थी मायके, तो कपिल वस्तु से 14 किलोमीटर दूर है लुम्बिनी, वहां इनका रास्ते में ही जन्म हो गया। ठीक है, यानी कि लुम्बिनी कोई इनका निवास स्थान नहीं। जहां जन्म हुआ है उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लिखवाया है, और स्तंभ में क्या लिखा है? हित बुधे जाते, जहां से बुद्ध जा रहे थे, शाक्य मुनिति हित भगवा जाते, अर्थात जहां भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए वहां पे एक शिला है, उसमें ये लाइन लिखा। ये किसने लगवाया था? सम्राट अशोक ने। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध 80 वर्ष तक जिंदा है। कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक। तो उनकी मृत्यु कितनी होगी? 483 से। बुद्ध की मृत्यु अधिकांशतः इतिहासकारों ने 483 साल। लेकिन उनका जन्म के बारे में कंफ्यूजन जरूर। मुख्यतः जो हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रंथों, उस ग्रंथ के अनुसार उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व है। लेकिन एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है सिंहस्त्री। तो सिंहस्त्री के अनुसार बताया गया है कि उनका जन्म 624 ईसा पूर्व है। तो कभी एग्जाम में अगर ये आ जाए कि सिंहस्त्री के अनुसार उनका जन्म बताइए, तो आपको 624 ईसा पूर्व लिखना होगा। उसमें उन्होंने कितने आर्य सत्य बताए थे? 4। कौन कौन? सर्वम दुखम, पहला सर्वम दुखम, यानी कि उन्होंने कहा कि संसार में सब जगह दुख है, सभी प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी। दूसरा ने बताया दुख समुदय, तो दुख का कारण है। सबको दुखी तो है, लेकिन दुख का कारण है। कारण क्या है? जन्म है, राग है, सुख है, भोग है, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, लोभ है, जिसके चलते ये दुख। तीसरा कारण क्या बताया है? दुख निरोध है, तो दुख का नाश हो सकता है। उन्होंने 4 सत्य में पहला बताया कि सब जगह दुख है, दूसरा बताया कि दुख का कारण है, और तीसरा बताया कि दुख का नाश हो सकता है। नाश कैसे होगा? तो दुख का मूल कारण है तृष्णा और अज्ञान। तृष्णा मतलब किसी चीज का लोभ और अज्ञान। तो अगर इस चीज पे हम लोग नियंत्रण पा लेते हैं तो दुख नहीं होगा। हमको अगर लोभ ना हो, किसी से उम्मीद ना हो, तो रहेगा ना रहेगा, दुख किस बात का हो? सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है और उसके माता पिताजी की दिक्कत है, उसको दुख होता है। लेकिन ये तो सत्य है ना कि जो आया उसको जाना है। तो अगर उसको इस बात का ज्ञान हो जाए, उसको दुख नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, तो बर्थडे मनाना खुशी का चीज है कि दुख का? दुख का है कि भाई जिंदगी एक साल कम हो गए। लेकिन इसको हम लोग बर्थडे एंजॉय क्यों, सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मुझे पता है कि जाना ही है, तो जब तक है तब तक सेलिब्रेट करो। तो यही तीसरा लाइन उसका यही था। चौथा क्या बताया? दुख निरोधिनी प्रतिपदा,
तो दुख निरोध का मार्ग है। इसका मार्ग उन्होंने रास्ता बताया, और इसी के बाद उसने सम्यक अष्टांग मार्ग बताया था इसी के लिए, इसी से छुटकारा पाने के। कुछ एमसीक्यूज है, अगर आपको पता होगा तो बताते चलिएगा। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या कितनी है? सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा? वज्री संघ के अंतर्गत कौन सा गणराज्य थे? वज्री संघ के अंतर्गत कितने गणराज्य थे? वज्री संघ के अंतर्गत 4 ही थे। वज्री संघ के अंतर्गत 8 गणराज्य थे। वज्जी यूपी, मैंने पिछले क्लास में बताया है, यूपी में 8। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य। महापद्म किसकी उपाधि थी? महापद्म की उपाधि किसे मिली? महापद्म की उपाधि मिली थी नंद राजा। उसके बाद है मगध राजवंश। मगध में के कुछ वंश का नाम पता है, बताइए। तो मगध में हर्यक वंश ने राज किया, शिशुनाग वंश ने किया, नंद वंश ने किया, मौर्य वंश ने किया, सबने किया। और मगध के अनुसार काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौवीर, मद्र, कश्मीर, गंधार सब कुछ उसी में। हिंदी था तो हम लोग को पढ़ना नहीं है ना, आपके सिलेबस में नहीं। अच्छा, मौर्य प्रशासन का मौर्य का नगर प्रशासन बताइए तो। मौर्य काल के नगर प्रशासन की घोषणा करें, क्या लिखिए? तो मौर्य प्रशासन का सबसे छोटा इकाई था वो ग्राम प्रशासन। मौर्य काल का सबसे छोटा इकाई कौन सा था? ग्राम प्रशासन था। और ग्राम का प्रबंध कौन करता था? ग्रामीण। और 800 गांव पर एक अधिकारी होता, उसको बोलते थे स्थानीय। देखो, एक गांव में हो गया ग्रामीण। अगर गांव की संख्या 10 हुई तो इसका हेड हो गया गोप। और ये अगर 800 हो गया तो हो गया स्थानीय। ये ग्राम प्रशासन था मौर्य काल का। ठीक है। तो उस समय यहाँ पे राजाओं का हैसियत नहीं होता था। माना जाता है कि गांव के सब सत्ता खुद स्थानीय लोग संभालते थे, स्वशासन। तो गांव का मुखिया कौन? 10 गांव का हेड कौन? और 800 गांव पे स्थानीय। ये पद है, ये याद रखिए, ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है। ठीक है बेटा, कितना है? अब आते हैं नगर प्रशासन। तो मेगास्थनीज ने मौर्य काल के नगर प्रशासन का उल्लेख अपने पुस्तक में किया है। पुस्तक का नाम भी लिखा है। उसने क्या बताया है कि यहाँ पे जो नगर प्रशासन है वो 6 भागों में विभक्त था। और नगर प्रशासन 30 सदस्यों की होती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। कौन कौन समिति थी? तो एक थी शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति का काम क्या था? ये जितने उद्योग धंधे थे जिसमें निर्मित वस्तु
उस वस्तु की शुद्धता, उससे श्रमिक का वेतन समेत उसका निगरानी करता था। जो बनाएगा उसमें शुद्धता क्या है, उसको जो बनाने वाले श्रमिक हैं उनको वेतन मिला कि नहीं मिला, कितना मिल रहा है, इसका निगरानी करना किसका काम था, शिल्प कला समिति का। उसके बाद वैदेशिक समिति थी, तो ये विदेशियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती थी। वैदेशिक समिति मतलब विदेश से आने वाले लोगों की गतिविधि पे, एक्टिविटी पे नजर रखना। तीसरा था जनसंख्या समिति, ये जन्म और मरण का पंजीकरण करती थी, रजिस्ट्रेशन करती थी। एक था व्यापार समिति, तो व्यापार समिति का काम था कि विक्रय किए गए वस्तुओं का निरीक्षण करना और नाप तोल का भी निरीक्षण करना। कहने का मतलब कि वस्तुओं का गुणवत्ता कैसा है, मूल्य क्या है, इसका ध्यान रखना। और एक था कर समिति, जो बेसिकली विक्रय कर, चुंगी आदि वसूल करती थी। एक और बच गया, कौन, मनोरंजन समिति था ना, एक और मनोरंजन समिति। और ये नगर का जो हेड होता था उसको कहा जाता था नगरक। नगरक मतलब पौर, उसको नगरक कहा जाता था या पौर कहा जाता था। अभी नहीं पढ़ती हूँ महापौर, तो उसी से लिया गया। नगरक को पहले कहा जाता था पौर। और स्थानिक और गो इसके अधिकारी होते थे। स्थानिक गो मैंने बताया ना ग्रामोला में, तो स्थानिक और गो इसके अधिकारी होते थे। तो इनका काम था कि इस होटल में या मार्केट में या जहां भी जा जाके निरीक्षण कर, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद सैन्य संगठन, तो मौर्य काल का सैन्य संगठन कैसा था, तो वहां पे सुरक्षा जो था वो सेना की शक्ति पर आधारित थी। तो मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त सेना में लगभग 6 लाख से अधिक पैदल सैनिक थे। तो चंद्रगुप्त सेना में पैदल सैनिक कितने थे, लगभग 6 लाख से अधिक है। और 30,000 से अधिक अश्वारोही थे। अश्वारोही मतलब घोड़े वाले। और 9,000 से अधिक हाथी वाले थे और 8,000 से अधिक रथ वाले थे। यानी कि 4 प्रकार का सेना। तो वही 6 लाख से अधिक पैदल सबसे ज्यादा 6 लाख से 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। ठीक है, इसमें भी 6 समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग काम करते थे। नौसेना के का काम, वाहन उपलब्ध कराने का काम, साजो सामान उपलब्ध कराने का काम, अश्वारोही सेना, पशुपति सेना, रथ सेना, हाथी सेना, अलग अलग को व्यवस्था करने के लिए भी 30 सदस्यों की 6 समितियां बनी। और मौर्य काल में दुर्ग का विशेष महत्व था, किला का। कौटिल्य तो पहले ही बताया ना, कौटिल्य का सप्ताह सिद्धांत में सबसे पहले दुर्ग है, तो दुर्ग का महत्व था। तो दुर्ग कितने प्रकार के होते थे मौर्य काल में, 2 तो हड़प्पा में था। मौर्य काल में 5 प्रकार के दुर्ग बताए। कौन कौन, स्थल दुर्ग जमीन पे, जल दुर्ग पानी में, गिरि दुर्ग, गिरी मतलब घर होता है, गिरी हमको गिरी 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 क्या, पहाड़ पे, मरुदुर्ग मरुस्थल में, और सीमावर्ती दुर्ग बॉर्डर पे। तो 5 प्रकार के किले का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है, स्थल मतलब जो सिंपल जहाँ पे होता है, जल पानी में, गिरी मतलब पहाड़ पे, मरु मतलब मरुस्थल जहाँ पे कुछ बंजर जगह पे, और सीमावर्ती। तो मौर्य काल में कितने दुर्ग थे, 5। और क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि सेना को सैलरी कौन देता था, सब स्थल सेना को सैलरी कौन देता था, तो मौर्य काल में सेना को वेतन सीधे सम्राट में देना था, सीधे राजा देता। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी सम्राट अकबर की सेना से ज्यादा कुशल और मजबूत। अगर कंपेयर किया जाता है तो बोला जाता है कि अकबर से भी ज्यादा कुशल और मजबूत सेना उसकी।
राजस्व प्रशासन की बात की जाए तो भूमि टैक्स लगता था। भूमि टैक्स कितना होता था? 1/6, कहीं कहीं 1/5, कहीं कहीं 1/4, जमीन के हिसाब से। और भूमि कर को क्या कहते थे? VBI क्वेश्चन हमको लगता है कि 2024 में आया था। भूमि कर को क्या कहते थे? प्रणाली। हाँ? राजेश भूमि कर को सीता कहा जाता था। सीता, सीता ने, भगवान राम की पत्नी वाली सीता। भूमि कर क्या कहा जाता था? सीता। और कर क्या था? तो फल फूल पर टैक्स लगता था, तरकारी पर टैक्स लगता था। तो फल और फूल पर लगने वाले टैक्स का क्या नाम था? सेतु कर। इसको सेतु कर कहते थे। फल और भूमि कर को बोलते थे सीता कर, और फल फूल और तरकारी पर लगने वाले को कहते थे सेतु कर, सेतु ब्रिज। हाँ। और वनोपज पर भी कर लगता था। वन, जंगल में जो उत्पन्न होता था ना, तो वनोपज पे कर लगता था, उसको पता था वन कर। वनवास करता ना भगवान राम, वन कर। और आयात और निर्यात कर पर भी लगता था। तो आयात में 20% टैक्स था। अच्छा, नाप का जो सामान नाप के बेचा जाता था, उस पर टैक्स था 6.25%। और जो गिन के बेचा जाता था काउंट करके, उसमें 9.08%। और जो तौल के बेचा जाता था उस पर 5%। GST तक तो टाइम कितना? तो बढ़िया। न्यायालय में राजा सबसे उच्च न्यायाधिकारी होता था। और दंड व्यवस्था में था कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे कठोर राजा माना जाता है दंड के मामले में। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी अनुच्छेदन का दंड दिया जाता था। मतलब झूठ बोल दिया तो हाथ काट दो, गलती से चुगली कर दिया किसी का तो नाक काट दो। सीधे मैंने वो काटने की बातें करता था। एक बार हुआ का कि एक लड़की कॉलेज गई थी, और कॉलेज गई और 3 घर कॉलेज में घूमी। उसके बाद ट्यूशन पहुंची, और ट्यूशन में आके झूठ बोल दी कि सर हम काम से गए थे। तो जाके कॉलेज में अपने टीचर से भी नहीं मिली। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला, बोला कि इसका कान कर दिया। तो अंग छेदन परंपरा था, छोटी छोटी गलतियों पे भी अंग छेदन। तो दंड प्रणाली कैसा था? अंग छेदन प्रणाली कर सकते हैं इसको। मैंने उसके बॉडी में कहीं छेद कर दिया। उसके बाद गुप्तचर भी था। और जो चंद्रगुप्त काल के, मौर्य काल के गुप्तचर थे, उसको 2 नामों से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार में से ओवरसियर कहा है, और कुछ इतिहासकारों ने इसे इंस्पेक्टर कहा है। तो गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? नंदिनी जी, मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता? अरे मैं 5 बार रिपीट किया। एक ओवरसियर के नाम से, और कुछ इतिहासकार को इंस्पेक्टर के नाम से जाना। आर्थिक व्यवस्था में कृषि सबसे महत्वपूर्ण था। सिंचाई का साधन था, नदी थे, तालाब थे, पशुपालन था, उद्योग था। उद्योग में कपास उद्योग, तूल का उद्योग, वल्क का उद्योग, उड़ना का उद्योग, सन का उद्योग, छेम का उद्योग बहुत सारा था। धातु विज्ञान भी उस टाइम आ गया था। हाथी का दांत का शिल्प बहुत ही पॉपुलर था। तो उद्योग प्रणाली भी वहां पर काफी मजबूत। स्वर्ण मुद्रा भी था, यानी कि सोने का मुद्रा था। चांदी के मुद्रे भी थे, जिसको चांदी के मुद्रे को कहा गया कासारपन। चांदी के मुद्रे को कहा गया
का सारपन, और सोने के मुद्रे को सुअर। तांबे का मुद्रा भी था पतलन में, उसको माफर कहा गया है। तांबे का मुद्रा भी वहां पे था। और अगर सामाजिक बात की जाए तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, 4 प्रकार के वन का भी उल्लेख वहां भी मिलता है। विवाह का बात किया जाए तो विवाह के लिए 8 प्रकार थे, जो कि हम लोग अक्सर आसानी से बता देते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, और कौन था चांदी? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस राक्षस विवाह, और गंधर्व विवाह, कसाज विवाह। तो 8 प्रकार का विवाह होता है। राज, तुमको कौन सा विवाह करना है? खास बात ये थी कि स्त्री और पुरुष दोनों को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। दोबारा शादी करने का छूट था। महिला भी कर सकते थे, पुरुष भी कर सकता था, मरे। लेकिन शादी के लिए कन्या की उम्र कम से कम 12 होनी चाहिए। और हाँ, कन्या का जो हाफ पैंट होने वाला है उसका उम्र कम से कम 16 होना चाहिए। तो 12-16, हाँ, मतलब बाल विवाह भी था तो बहुत कम नहीं था, वहां भी एज निर्धारण था। तो कहने का मतलब है कि वैवाहिक स्थिति भी ठीक ही ठाक थी, सिस्टम बना हुआ था। रहन सहन की बात की जाए तो भोजन के साथ दूध, अन्न और मांस का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मांस भी खाते थे, कुछ लोग दूध भी पीते थे। और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों का मुख्य पेय दूध था। पहले दूध जो है वो मुख्य पेय था। आजकल तो बहुत सारी इसी तरह की चीजें आ गई हैं, ठंडा, मिरिंडा, कोको कोला, पेप्सी, महुआ, कुत्ता का घी, बहुत तरह की चीजें प्रयोग होती हैं। चांदी तो ऐसे मुस्कुराने जैसा प्रयोग करती है, हड़िया, महुआ। मेगास्थनी ने बताया है कि भोजन के समय तिपाही आकार का मेज रख दिया जाता था 3 पाँव में, और इसी पे बैठ के लोग खाते थे। तो जो टेबल रखा था, टेबल पे पहले खाना खाते थे, हमारे साल में समझ नहीं। और वो टेबल 4 पाँव वाला नहीं होता, 3 पाँव वाला होता। महिलाओं की स्थिति तो बढ़िया ही थी, क्योंकि पुनर्विवाह का अनुमति था। एक पति के रहते 2-3 पति रख सकती थी वो, यानी कि बहुपति प्रथा भी था, बहुपत्नी प्रथा भी। चंदन का तो कहा है। अरे हाँ, नगमती वाला कहानियां बाकी है ना, तो बोलिएगा। दास प्रथा भी था, लेकिन अशोक के काल में दासों के साथ मधुर व्यवहार रखने की बात कही गई है। कुछ एमसीक्यू है जो आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। मौर्य प्रशासन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इंडिका, बहुत बढ़िया। मौर्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? मंत्रिमंडल में मात्र 3 या 4 मंत्री होते थे। मौर्य प्रशासन के केंद्रीय विभागों की संख्या कितनी थी? केंद्रीय विभाग कितने थे? 18 विभाग थे। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम। मौर्य काल का आर्थिक जीवन कैसा था? विकसित, अल्प विकसित, पूर्ण विकसित था। हाँ, पूर्ण विकसित था।